नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RFSC ऑफिशियल में। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपरों की श्रृंखला में 2 पेपर हम ऑलरेडी पहले हल कर चुके हैं। अगर आपने उन पेपरों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। आज के इस तीसरे वीडियो के अंदर अपने प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट भूगोल विषय से संबंधित एक पेपर हुआ था जो अभी हाल ही में हुआ है, और उसमें जीके के 50% राजस्थान जीके से संबंधित इस बोर्ड ने पूछे हैं। तो उन प्रश्नों के बारे में अपने विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे। तो प्रयोगशाला सहायक भूगोल, तो आइए मित्रों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। माही परियोजना, सबसे पहले आपको बता दूं कि माही परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। सबको पता है मित्रों, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको ये बात पता नहीं हो कि माही परियोजना राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले इसका बता दूं कि लाभान्वित होने वाला जिला कोटा, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़। तो माही परियोजना से बांसवाड़ा, क्योंकि दक्षिण में स्थित है और बांसवाड़ा से ही माही नदी गुजरती है, इसीलिए इस परियोजना से लाभान्वित होता है बांसवाड़ा। अब ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, एक बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, भविष्य की एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजस्थान का हिस्सा 45% है और गुजरात का हिस्सा 55% है। हमेशा ध्यान रखना, राजस्थान का हिस्सा 45% और गुजरात का हिस्सा 55%। चंबल परियोजना के अंदर राजस्थान का 50% और MP का भी 50% है। वो जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है वो बतानी है, गेहूँ, चना, जौ, बाजरा। तो गेहूँ, चना, जौ ये तो रबी की है। बाजरा है ना, वो रबी की नहीं है, वो खरीफ की फसल है। अब देखिए मित्रों, ये जो फसलों से संबंधित ये पेपर बोर्ड अभी प्रश्न पूछ रहा है, रबी और खरीफ की फसल से संबंधित। वीडियो मेंस में भी प्रश्न पूछा था और लैब असिस्टेंट में भी प्रश्न पूछा है। अब आप लोग सोचते हो कि हाँ यार, फसलें तो हम कर देंगे रबी और खरीफ की, तो मैं कुछ ऐसी फसल बोल रहा हूँ, आप सोचना कि उनके बारे में आपको पता है या नहीं पता है। देखो, रबी की फसल जो गेहूँ, जौ, चना, ये तो सबको पता ही पता होती है। अब आप मुझे बताओ, सूरजमुखी किसकी फसल है ना? अरंडी किसकी है? अलसी किसकी है? तारामीरा किसकी है? राई और सरसों किसकी है ना? अफीम किसकी है? और सूरजमुखी किसकी है? और ये इसबगोल किसकी फसल है? ये जो है ना फसलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसबगोल हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये रबी की फसल है। सोयाबीन इंपॉर्टेंट फसल है, सोयाबीन खरीफ की फसल है ना। अरंडी खरीफ की फसल है। अलसी, अफीम ये भी रबी की फसल है। सरसों ये किसकी है? सरसों किसकी है? सरसों भी रबी की फसल है। ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खरीफ और रबी की जितनी भी फसल है ना, छोड़ना मत। आलू आलू है, धनिया है, सौंफ है, अजवाइन है, कुछ भी हो, सभी की सभी ध्यान होनी चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ ही फसलों के इर्द गिर्द घूमते हैं और पेपर में प्रश्न सिंपल, अब देखो रबी खरीफ सब परिचित होती है इनसे, लेकिन एग्जाम में प्रश्न गलत हो जाता है, इसीलिए ध्यान रखना। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर भरतपुर के अंदर है। एक प्रश्न इसके बारे में ध्यान रखना, इसकी स्थापना होती है मित्रों 1993 के अंदर। याद रखना, भविष्य में पूछ सकता है, 1993 के अंदर इसकी स्थापना होती है। डेगाना नागौर, भारत में एकमात्र टंगस्टन की खान नागौर डेगाना गांव की रेवंत पहाड़ी है, ध्यान रखना। वालदा, सिरोही, डंड, ये ढूंढ जयपुर नहीं। ये करंट का है, चलो बता देता हूँ कि पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है। तो भैंसों की सर्वाधिक जो संख्या है, अलवर, भरतपुर, जयपुर या धौलपुर, तो वो कहाँ है? जयपुर के अंदर। और भैंसों की जो नस्ल जफारवादा है, मूरा है, खुंडी है, ये भैंसों की नस्लें हैं। निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो पिछोला, अन्ना सागर, पुष्कर, ताल छापर। तो मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है ये बताना है। तो इसमें देखिए आप, पिछोला है, अन्ना सागर है, पुष्कर है, ताल छापर है, ये मीठे पानी की झील नहीं है। अब राष्ट्रीय झील संरक्षण में कितनी झीलें शामिल है? 5। पिछोला, पुष्कर, अन्ना सागर, फतेह सागर।
पिछोला, पुष्कर, अन्ना सागर, फतेह सागर, नक्की। पिछोला, पुष्कर, अन्ना सागर, फतेह सागर, नक्की, ये 5 जिले किसमें है? झील संरक्षण में शामिल है। तो इसका जो उत्तर होगा वो ये ताल छापर हो जाएगा। अब देखो आगे, ये कृषि जलवायु प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे हैं, 3 से 4 प्रश्न पूछे हैं। तो कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान के कितने, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर बांटा गया है? 10 के अंदर बांटा गया है। और वो 10 के 10 आपको विशेष तौर पर ध्यान रख होना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न, लगभग 1% डेफिनेटली हर एग्जाम के अंदर ये बोर्ड पूछता है। तो देखिए क्या प्रश्न आया है कि कृषि जलवायु प्रदेश बाजरा बोया जाता है। अब देखो मित्रों, बाजरा कहाँ होता है? बाजरा होता है शुष्क प्रदेश के अंदर बाजरा होता है ना। तो आर्द्र दक्षिणी मैदान पर, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, तो आर्द्र के अंदर जहाँ पर मतलब बारिश अच्छी खासी होती है वहाँ पर तो होगा नहीं। तो ये तो काटो आप इसको, आर्द्र दक्षिणी मैदान भी नहीं, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान भी नहीं, और अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, इसके अंदर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो 10 जलवायु प्रदेश है, इसके अंदर छोटा, बड़ा, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, ये सारे जितने के जितने ध्यान में होने चाहिए कि किस में कौन सा जिला आता है। बाकी तो कोई, और कर्म के अनुसार भी आरोह अवरोह भी ध्यान रखना, बड़ा छोटा। तो सबसे छोटा शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। निम्नांकित में से कौन सी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? तो अंतः प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है बताना है। लीक, मेंढा, खंडेला, वाकल। तो वाकल नदी है ना, ये अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। साबरमती की सहायक नदी है वाकल नदी। हतमती, मेसवा, याजम, वाकल, ये साबरमती। तो ये अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, बाकी ये वो अंतः प्रवाह की नदियाँ है। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा? तीसरा प्रश्न पूछ लिया कृषि जलवायु प्रदेश से। अब देखो कोई इसको नहीं पढ़ के गया तो उसको तो 3 प्रश्न का चुना लग गया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सी शुष्क, सबसे बड़ा पूछा ना, तो ये बड़ा में कौन से आ जाता है? फर्स्ट सी आता है, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदान, तो फर्स्ट ए के अंदर तो गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है। आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र, सेकंड ए के अंदर ये वो आंतरिक प्रवाह की नदियों वाला क्षेत्र आ गया। फोर्थ है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, जयपुर। तो ये फर्स्ट सी अति शुष्क आंशिक सिंचित, बाड़मेर, ये वाला क्षेत्र। निम्न में से कौन सी झील सांबर झील में मिलती है? तो सांबर झील में कौन सी झील, सांबर नदी में कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? सांबर झील में चंबल, बेड़च, आहू, मेंढा, ये ध्यान रखना, मेंढा। अब मैं आपको बताता हूँ सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये 4 नदियाँ हैं सांबर झील में जल गिराती है। मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। तो मेंथा है, मेंथा का कभी कभी नाम ये देखो मेंढा लिख देता है, वो ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा जो नमक लाती है सांबर झील के अंदर वो कौन सी है? मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला में से कौन सी है? ये मेंढा है जो सबसे ज़्यादा नमक लाती है, इसीलिए इसको बार बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। और सांबर झील कितने ये जिलों में फैली हुई है? जयपुर, अजमेर, नागौर, 3 जिलों में सांबर झील है वो फैली हुई है। सांबर झील जोधा अकबर की वैवाहिक स्थली रहा है। और एक प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आप कमेंट में देना कि अंग्रेजों ने सांबर झील पर कब अधिकार प्राप्त किया? पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजों ने सांबर झील पर कब अधिकार प्राप्त किया, इसका आपको कमेंट करना है। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? तो जयपुर से कौन सी नदी है? सोम, ये तो बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, नहीं है। जोजड़ी, काली सिंध, ये कौन सी है? बाणगंगा। जयपुर की प्रमुख नदी है ये बाणगंगा है, बाणगंगा, बेराट। नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों की किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, कितने जिले हैं राजस्थान के? 4 जिले। कौन कौन से? ऊपर से गंगानगर आता है, फिर आता है बीकानेर, फिर आता है जैसलमेर, फिर आता है बाड़मेर। कितनी? 210, 168, 464 और 228 किलोमीटर, इतनी सीमा लगती है।
210 464 168 और 210 168 464 और 228 किलोमीटर। अब क्या है, कहाँ से शुरू होती है? हिंदूमल कोट गंगानगर से बक्खा सरसागढ़ बाड़मेर। ध्यान रखना, हिंदूमल कोट गंगानगर से बक्खा सरसागढ़ बाड़मेर। तो कौन शामिल नहीं है इसके अंदर? जोधपुर शामिल नहीं होगा। देखो पढ़ो, टॉपिक तो पूरा डीप में पढ़ो मित्रों। अब देखो, सुमेलित नहीं है, बताना है। वन्य जीव अभयारण्य शेरगढ़, सिरोही, ताल छापर, चूरू, रामसागर, धौलपुर। सज्जनगढ़ उदयपुर बिल्कुल सही है, सज्जनगढ़ उदयपुर। रामसागर धौलपुर सही है, ताल छापर चूरू सही है। शेरगढ़ कहाँ है? शेरगढ़ कहाँ है? 12 में। शेरगढ़ कहाँ है? 12। तो ये सिरोही में नहीं है, तो इसका ये हो जाएगा शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। सांपों की तो नहीं, वो तो रामगढ़ विषधारी हो गया ना। शेरगढ़ कहाँ है? 12। आंगुचार। आंगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र किसके लिए, किस किस जिले में प्रसिद्ध है? तो रामपुरा आंगुचा गुलाबपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है ना। रामपुरा आंगुचा गुलाबपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। शिष्य जस्ते की खाने निकलती है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर से, रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा से। राजपुरा दरीबा कहाँ है मित्रों? राजसमंद के अंदर। राजपुरा दरीबा कहाँ है? राजसमंद में। रामपुरा अंगुचा गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर। चांदी का खनन होता है, शीशे जस्ते का खनन होता है। विशेष तौर पर ध्यान रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखो मित्रों, 2 प्रश्न पूछ लिए ना, किस जिले से? भीलवाड़ा से। अभ्रक के लिए कौन सा है? दौसा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी। तो कौन सा है? भीलवाड़ा। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा। निम्नलिखित कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? मतलब सबसे बड़ी कौन सी है, फिर उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, वो बताना। तो सबसे बड़ी गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद शेर, फिर दिलवाड़ा। जैसे इसकी एक ट्रिक है, गुरु शिखर आ गया, शेर आ गया, दिलवाड़ा, जरगा आ गया, अचलगढ़ आ गया ना। तो सबसे बड़ी शेर है इसके अंदर, तो अचलगढ़ शेर दिल, तो ये आ गया शेर। शेर के बाद में देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, ये दक्षिण अरावली की ये चोटियां है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? मतलब आंत पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछा है यहाँ पर, कौन सी है? वो बनास है। संपूर्ण प्रवाह बनास का किसके अंदर है? राजस्थान के अंदर है। बनास का उद्गम कहाँ से होता है? खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। तो ये राजसमंद से निकलती है, फिर भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा, राजसमंद, यहाँ पर जो ये सवाई माधोपुर में भी आगे प्रवेश करती है। तो आंतरिक ये जो पूर्णतः भाव क्षेत्र की दृष्टि राजस्थान में सबसे लंबी नदी है। पूर्ण राजस्थान की बात करें तो चंबल, लूणी, माई ये नहीं होगी। राउत बाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित? अब तक तो याद हो चुका होगा ये। तो राउत बाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़ में राउत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। 1953 किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से, याद रखना। कुराल नदी, ये देखो कुराल नदी मित्रों किस जिले से संबंधित है? कुराल नदी ये पूछा है यहाँ पर, कुराल नदी। तो कुराल नदी किससे संबंधित है? बूंदी, बारां, सीकर, डूंगरपुर। तो कुराल या कुराज नदी ये किस? बूंदी से संबंधित है। चंबल की सहायक नदी है मित्रों कुराल या कुराज नदी, इसका नाम कहेंगे कुराज भी मिलता है। किसकी सहायक नदी है? चंबल की। कहाँ से है? बूंदी से। बूंदी में बहती है कुराल या कुराज नदी। अब इसमें अगर आपने इसको नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि डूंगरपुर, सीकर, बारां ये नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूज था, बूंदी बारां में होंगे, लेकिन ये बूंदी की है। एरिडीसोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्र में मिलती है। तो एरिडीसोल्स, एरिडीसोल्स देखो मित्रों पश्चिमी राजस्थान में। एरिडीसोल्स, एरिडी जो ए से स्टार्ट होता है ना नाम, वो पश्चिमी राजस्थान में होती है। तो पश्चिमी राजस्थान देख लो आप। आर्द्र, आर्द्र पश्चिम में नहीं है, अर्ध शुष्क, शुष्क, उप आर्द्र। तो ये कौन सा होगा? शुष्क। मतलब एरिडीसोल्स किस में मिलती है? शुष्क के अंदर मिलती है। अब मैं एक प्रश्न बनाता हूँ कि वर्टिसोल्स कहाँ मिलती है? तो वर्टिसोल्स कहाँ मिलेगी बताओ? आर्द्र, अर्ध शुष्क या उप आर्द्र। तो वो कहाँ हो जाएगी? आर्द्र के अंदर हो जाएगी।
विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, 22 मार्च को नहीं, 22 मई को। 22 मार्च को क्या जल दिवस मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। लाल लोम मृदा, तो लाल लोम मृदा या लाल लोमी मिट्टी कहाँ मिलती है? ये मिलती है अपने को उदयपुर संभाग के अंदर। ध्यान में रखना मित्रों, जोग्राफिकल है ना, दिमाग के अंदर ऐसा सेट होना चाहिए आंकड़ा कि हाँ ये इस संभाग के अंदर है, इस क्षेत्र के अंदर है, तभी प्रश्न सही होगा, है ना। नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाओगे दो ऑप्शनों में तो पक्का। तो लाल लोम मृदा कहाँ मिलती है? उदयपुर संभाग में। तो सिरोही, पाली, जालोर, ये इसमें उदयपुर दिया गया, उदयपुर में। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? 1973 के अंदर, 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया राजस्थान के अंदर। निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। अब देखो पढ़ा हुआ सब का है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजनदार प्रश्न है, लेकिन कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। देखो माही, सोम, जाखम, 3 नदियों का संगम है ना, माही, सोम, जाखम। कहाँ मिलती है? बेणेश्वर, डूंगरपुर के अंदर मिलती है। तो 3 नदियों का संगम होता है। खंडित शिवलिंग संत माव, एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा होती है वहाँ पर। संत माव जी की वाणियाँ चोपड़ा, माव जी की वाणियाँ चोपड़ा, सबला ग्राम डूंगरपुर, है ना। तो ये डूंगरपुर की है। और जो ये मेला बढ़ता है, कब बढ़ता है? बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। माघ माह की पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। और माघ में क्या आती है? संकट चौथ या तिल चौथ माघ माह में आती है ना। तो राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज, देखो स्वर्णिम चतुर्भुज किस शहर से निकलता है? अलवर, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजस्थान से किस शहर से निकलता है? वो है उदयपुर। 1743 में स्वाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन बैठा? स्वाई जय सिंह, स्वाई जय सिंह सेकंड की बात कर रहा है दोस्तों, स्वाई जय सिंह सेकंड की बात कर रहा है। इनके बाद गद्दी पर कौन बैठा? भगत सिंह, ईश्वर सिंह, माधो सिंह या उमेद सिंह। तो कौन बैठता है? ईश्वर सिंह। और ईश्वर सिंह ने अपने द्वारा बनाई गई ईश्वर लाट या सगरा सुल्ली से कूद कर आत्महत्या कर ली थी। क्यों कर ली थी? मराठों से दबकर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जागृत देव भूमिया के नाम से भी जाना जाता है। माधो सिंह, बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है माधो सिंह को। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सिरोही राजस्थान के अंतिम चरण में विलय होता है। दो चरणों में विलय होता है। कब होता है अंतिम चरण? 1956 के अंदर। काफी बार पूछा है, बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न है इस पेपर के। तो देखो 33 नंबर का प्रश्न, इतना शानदार प्रश्न है ना मित्रों कि आप पढ़ोगे तो आपको वास्तव में मजा आ जाएगा। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? ये प्रश्न एक बार पहले भी पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न एक बार पहले भी पूछा है, वो 5 से 6 महीने पहले एक परीक्षा हुई थी कोई जयन की, उसके अंदर पूछा था कि मेवाड़ के महाराणा ने अजमेर दरगाह को 4 गांव अनुदान में दिए। तो वो कौन था? महाराणा जगत सिंह सेकंड था। मित्रों ध्यान रखना, आगे भी पूछ सकता है महाराणा जगत सिंह सेकंड। और मैं एक बात और बताता हूँ, जगत सिंह सेकंड के अलावा अजीत सिंह, मारवाड़ का अजीत सिंह ने भी इस दरगाह को गांव अनुदान में दिए। तो भविष्य के लिए ध्यान में रखना, मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक बुक में पढ़ा है, ये दोनों के नाम पढ़े हैं। अजीत सिंह का भी नाम है उसके अंदर और जगत सिंह का भी नाम है। अजीत सिंह और जगत सिंह दोनों ने अजमेर दरगाह को गांव दान में दिए थे। संयुक्त राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? संयुक्त राजस्थान मतलब एकीकरण। प्रथम चरण मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, मतलब तीसरे चरण की बात कर रहा है। पहला चरण 18 मार्च 1948, 25 मार्च, दूसरा चरण 25 मार्च 1948, तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948। उसकी बात कर 18 अप्रैल 1948, मतलब उदयपुर को मिलाया गया तीसरे चरण में उदयपुर। और उदयपुर में कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी का नाम क्या था मित्रों? स्नेहलता वर्मा। क्या था? स्नेहलता वर्मा। हीरालाल शास्त्री की पत्नी का नाम रत्ना शास्त्री था, जोबनेर से संबंधित। तो बलवंत सिंह मेहता नहीं है, जयनारायण व्यास नहीं है। मुगलों से निरंतर संघर्ष करने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताओ।
कौन था मित्रों? मालदेव चंद्रसेन उदयपुर जसवंत सिंह, जिसने मुगलों से संघर्ष किया। गद्दी पर बैठकर नहीं देखा वो शासक, उसने गद्दी नहीं देखी, गद्दी क्या है, कैसे राज किया जाता है, बस वो तो संघर्ष करते ही रहा पहाड़ियों में, है ना। तो वो कौन था? मारवाड़ का कौन था दोस्तों? चंद्रसेन। इसको क्या कहते हैं? भूला बिसरा शासक कहते हैं। भूला बिसरा शासक। किसने कहा भूला बिसरा शासक? ये बात बताओ। चंद्रसेन। अब आपको मैं बताता हूँ दोस्तों कि चंद्रसेन के पिता के नाम, चंद्रसेन का पिता कौन था? मालदेव था ना, मालदेव। और मालदेव को इतिहास में क्या कहते हैं? पितृहंता कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने अपने पिता गंगा की हत्या की थी। गंगा कहते हैं एक बार बैठा था वो, नशे में चूर था, तो इसने पैर दबाने के बहाने उसको महल से गिरा दिया, गंगा मर गया था। अब मालदेव क्या एक बहुत ही असमत वाला शासक था। ये भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार बंदायूनी ने मालदेव को कहा है, बहुत शक्तिशाली शासक था। मालदेव के समक्ष कोई सोच ही नहीं सकता था कि इससे मैं युद्ध करूं। क्यों? क्योंकि इसकी सेना में कौन थे? जेता और कुंपा थे, है ना। तो शेरशाह सूरी ने भी इन्हें कह दिया था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता गिरी सुमेल के युद्ध 1544 के बाद। तो मालदेव क्या है मित्रों? शक्तिशाली तो बहुत था, लेकिन ये क्या है, इसने अपने जीते जी है ना कोई काम अच्छा नहीं किया। इसने ये सोचा नहीं कि मैं ये काम करूंगा तो इसका ये दुष्परिणाम निकलेगा। इसीलिए इसकी तीन चार घटनाएं मैं आपको बताता हूँ। एक एक इसने क्या किया कि अपने जो नज़दीकी का क्षेत्र है ना, देखो इसने पड़ोसियों से लड़ाई मोल ली। पड़ोसियों से लड़ाई कैसे मोल ली? जैसे मान लो मेड़ता के वीरमदेव को इसने युद्ध किया, मेड़ता के वीरमदेव के साथ। वो दरिया जो साथी की वाली घटना है, मेड़ता की वीरमदेव के साथ युद्ध किया। अब ये मारवाड़ है और मेड़ता नागौर है, पास में ही है, उससे लड़ाई में बोल दी। तो वीरमदेव क्या करता है? भागकर शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है और बीकानेर के जेतसी से पौबा साहूबा का युद्ध किया। और पौबा साहूबा के युद्ध के अंदर जेतसी को मार देता है। जेतसी को मारने के बाद राव कल्याणमल है बीकानेर का शासक, वो शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। अब दोनों मिलकर उसको भड़काते हैं, शेरशाह सूरी को, और गिरी सुमेर का युद्ध करवाते हैं। और क्या? और ये कि ग्रीष्मेर के युद्ध के अंदर इसने ये लड़ा नहीं और सीधा ही चला गया। और तीसरी बात, मेन घटना क्या की, इसने अपने जीते जी ही अपने राज्य के अंदर विष बो दिया था। कैसे विष बो दिया था? वो इस ऐसे विष बोया कि इसकी रानी थी एक स्वरूप देवी। उस रानी स्वरूप देवी के प्रभाव में आकर इसने अपने बड़े पुत्रों राम और उदय को गद्दी पर नहीं बैठाया, बल्कि किसको बैठा दिया? चंद्रसेन को बैठा दिया। तो विश्व के बीच बहुत ही सीधी सी बात है। अब राम और उदय क्या हुए? वो नाराज हो गए। नाराज होकर कहाँ चले गए? अकबर की सेवा में चले गए। राम और उदय दोनों अकबर की सेवा में चले गए। अकबर ने उनको क्या है, एक को सिरोही की जागीर दे दी और एक को मेवाड़ में थोड़ी बहुत जागीर दे दी, उनको जागीर दे दी। अब राव चंद्रसेन है मुगलों से निरंतर संघर्ष करता रहा। क्यों? क्योंकि वो इसके भाई थे राम और उदय, अकबर की शरण में चले गए। अकबर की शरण में चले गए तो अकबर को भड़काते हैं इसके साथ युद्ध करने में। और इसने मारवाड़ के चंद्रसेन ने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की 1570 नागौर दरबार में। और जब महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक होता है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, गोगुंदा में तो होता ही है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर विधिवत राज्य अभिषेक होता है ना, तो उस समय चंद्रसेन भी वहाँ मौजूद होता है। तो इसने गद्दी पर बैठ कर नहीं देखा, ये तो ऐसे संघर्ष करते हुए लड़ता गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भूला बिसरा राजा कहते हैं दोस्तों। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? मेवाड़ प्रजामंडल से था। मित्रों एक ट्रिक बताता हूँ, देखो वो 100% तो सही नहीं बैठेगी, मुझे भी पता है, लेकिन है, रिस्क ले सकते हो आप। अगर लेडीज का नाम, कोई स्त्री का नाम देकर प्रजामंडल से संबंधित पूछे ना, तो मेवाड़ कर देना, ठीक है ना। किशोरी देवी का पूछे तो शेखावाटी करना, बाकी अगर पूछे ना तो मेवाड़ कर देना, ठीक है। वो रिस्क तो है थोड़ी बहुत, अगर आपने कुछ पढ़ा है तो पढ़े में से आ गया तो ठीक है, नहीं तो मेवाड़ है वो चलेगा। सीताबाड़ी आदिवासी का मेला कहाँ लगता है? सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। मैंने आपको बताया, 3 नाम ध्यान रखना, केलवाड़ा, साहबाद, बारा। तीनों में से बोर्ड कभी ना कभी अलग अलग, ये तीनों में से एक देता है, केलवाड़ा दे देता है, साहबाद दे देता है, बारा दे देता है। तो यहाँ पर सीताबाड़ी का मेला बारा में। सीता माता का मेला कहाँ बढ़ता है? ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है, प्रतापगढ़ के अंदर बढ़ता है। सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसेई किस राजपूत राज्य के इतिहास को सराकार करती है? तो वीर सतसेई रसी रासो रसावतार वीर सतसेई वंशवास कर सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं। और वो कहाँ की? हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित है इनका। तो हाड़ौती में कौन आ जाएगा? बूंदी। और ये भी हाड़ौती में विशेष तौर पर बूंदी, कोटा भी नहीं, बूंदी, ध्यान रखना।
गोसुंडी शिलालेख निम्न में से लिपि में लिखा गया। इंपॉर्टेंट शिलालेख है गोसुंडी, काफ़ी बार पूछा गया। तो गोसुंडी जो चित्तौड़ से लगभग 7-8 मील दूर गोसुंडी गांव वहाँ पर मिला है शिलालेख। इस शिलालेख की लिपि है वो ब्राह्मी है, भाषा है वो संस्कृत है, और इसमें भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, वासुदेव संकर्षण की मान्यता बताई गई है। तो लिपि पूछिए तो लिपि इसकी कौन सी है? ब्राह्मी है। अधिकतर शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है और भाषा संस्कृत। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना तो ध्यान रखना, लिपि ब्राह्मी होती है और भाषा है वो कौन सी होती है? संस्कृत होती है। अब एक प्रश्न पहले आया था घटियाला का लेख, वो ककुक प्रतिहार का है ना। चीरवा का शिलालेख रत्न प्रभ सूरी कहाँ का है? वंशावली बताता है किसकी? उदयपुर के मेवाड़ के महाराणाओं की। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। सचियाय माता सूर्य मंदिर हरिहर मंदिर ये कहाँ है? तो हरिहर मंदिर है वो पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है, विशेष तौर पर रट लेना, इसको ध्यान रखना। हरिहर मंदिर किसमें? पंचायतन शैली में बना हुआ है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ ओसियाँ आवा नहीं आवा, तो ये कहाँ है? ओसियाँ जोधपुर के अंदर ये मंदिर बने हैं। सूर्य मंदिर, ये सच्याय माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर विशेष तौर पर ध्यान रखना भविष्य के एग्जाम में। निम्न में से किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बताना है कालीबंगा, रोपड़, सोंथी, नौहर। तो वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। सोंथी को क्या कहते हैं? कालीबंगा सेकंड, जो बीकानेर में है। सोंथी को कालीबंगा प्रथम कहते हैं, सॉरी, कालीबंगा प्रथम किसको कहते हैं? सोंथी से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर, 1951-52 इसका काल है, ये ध्यान रखना। जुते हुए खेत के परिमाण मिले हैं, है ना, दो। इसमें एक तो पूर्वी टीला मिला है और एक पश्चिमी टीला मिला है। एक तो क्या मिला है? पूर्वी टीला, और एक क्या मिला है? पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले से दुर्ग या गढ़ के अवशेष मिले हैं। पश्चिमी टीले से किसके? दुर्ग या गढ़ के अवशेष मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं मिली है ना, मणके मिले हैं, कांच की इसकी मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है। कालीबंगा का पालतू जानवर क्या था? कुत्ता था। शव विसर्जन के 37 उदाहरण कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा के बारे में ऐसी बहुत सारी जानकारी है। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? मित्रों ट्रिक भी बताऊंगा आपको, बुरा मत मानना मेरी मेरी बहनें जो भी देख रही है, ठीक है ना। तो सहेलियों की बाड़ी मित्रों, दो या दो से अधिक सहेलियां मिलकर क्या करती है? संग्राम कर लेती है। बुरा मत मानना बहनों, बता रहा हूँ आपको, दो या दो से अधिक सहेलियां मिलकर क्या कर लेती है? संग्राम कर लेती है। तो दो या दो से अधिक मतलब दो, संग्राम मतलब संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड ने किसका निर्माण करवाया? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कराया। और सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? तो संग्राम सिंह सेकंड कहाँ के हुए थे? उदयपुर के हुए थे। तो ये सही है इसका। कालीबंगा वर्तमान में गंगानगर जिले के किस नदी के कांठे में स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ है? सिंधु घग्गर हाड़ से ना, वो कहाँ है? घग्गर नदी में। उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी है, शिवालिक कालका पहाड़ी से निकलती है। और फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में भी इसका पानी चला जाता है जब बाढ़ सब जब पानी है वो ज़्यादा हो। और हकरा, इसका भाव चित्र हकरा के नाम से जाना जाता है ना। नाली, इसको नाली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में इसको सरस्वती के नाम से भी जाना जाता था। और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये भी इसके बारे में, ये प्रवेश कहाँ करती है? गंगानगर के खक्खा नामक स्थान से प्रवेश करती है ये। अब ये पुस्तकें दिए बताना है। तो विसलदेव रासो नरपति नाला, बिल्कुल सही है मित्रों। विसलदेव रासो नरपति नाला खुमान रासो दलपत विजय। विसलदेव रासो नरपति नाला खुमान रासो दलपत विजय। वेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़। वेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़। कवि दूर सा आडा ने वेली कृष्ण रुक्मणी को हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। ध्यान रखना, वेली कृष्ण रुक्मणी को कवि दूर सा आडा ने हिंदुओं का 5वां वेद 19वां हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण का है। और इसकी तुलना 10 सहस्त्र बल घोड़ों से की है। किसने? कवि दूरसा आडा ने। पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहते हैं? डिंगल का हेरोस कहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस। कौन थे पृथ्वीराज राठौड़? बीकानेर के शासक राव जेत सिंह के, सॉरी, बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के पुत्र और राव राय सिंह के भाई थे। अकबर की सेवा की थी, अकबर के 9 रत्नों में शामिल है। और पृथ्वीराज राठौड़। राव जेत सिरोचंद, शिवदास गार्डन नहीं है, राव जेत सिरोचंद किसका है? बिट्ठू सुजारो करत राव जेत सिरोचंद। तो ये सुमेलित नहीं होगा और बाकी ये सुमेलित है। विसलदेव रासो नरपति नाला, विश्वदेव रासो खुमान रासो दलपत विजय। खुमान रासो ये मेवाड़ का है, खुमान रासो दलपत विजय, है ना।
किस दुर्ग को गठबीडली के नाम से जाना जाता है? तो गठबीडली के नाम से किसको जाता है मित्रों? तारागढ़ दुर्ग। किसको जाता है? तारागढ़ दुर्ग। और कहाँ है ये? अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजयराज ने। किसने करवाया? अजयराज ने। कब करवाया? 11वीं सदी में। कब करवाया? 11वीं सदी में। किसने कराया? अजयराज ने। तो सर जी तारागढ़ इसका नाम क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि राव रायमल महाराणा सांगा 80 घाव थे जिसके शरीर के ऊपर, उसका एक भाई हुआ था। कौन? पृथ्वीराज सांगा। कौन? पृथ्वीराज सांगा। और उसको क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। धावक, बहुत तेज धावक था। क्या बोलते हैं उसको? उड़ना राजकुमार। उसने अपनी वीरांगना पत्नी ताराबाई के नाम के ऊपर इसका कुछ भाग बनवाया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तारागढ़ कहते हैं। एक तारागढ़ का तिलस्मी किला कहाँ है? बूंदी में है। तारागढ़ का तिलस्मी किला कहाँ है? बूंदी में है। और तारागढ़ के तिलस्मी किला कहाँ है? बूंदी के अंदर है। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ मिलता है? तो चंद्रभागा मेला पशु मेला है। झालरा पाटन, झालावाड़, मालवी, मालवी नस्ल के जो पशु है उनके लिए भरता है। मालवी नस्ल के जो पशु है उनके लिए कौन सा? चंद्रभागा। झालरा पाटन, झालावाड़। झालरा पाटन, झालावाड़ क्या है? झालरा पाटन, झालावाड़ घंटियों का शहर है। कहते हैं इसके अंदर 108 मंदिर हैं। झालावाड़ के अंदर मंदिरों का शहर बोलते हैं। सास बहू का मंदिर है इसके अंदर। सास बहू का मंदिर तो नागदा में है। उदयपुर में 7 सहेलियों का मंदिर है। घंटियों का शहर है झालरा पाटन। घंटियों का शहर है ना झालरा पाटन, ध्यान रखना। कौन? ये हो गया तारागढ़ दुर्ग। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने करवाया था। करमचंद प्रधानमंत्री की देखरेख में महाराजा राय सिंह। राय सिंह को क्या कहते हैं? मुगल दरबार का स्तंभ कहते हैं। 1574 में इसको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। किसने? अकबर ने। 1574 में इस ये गद्दी पर कब बैठा? 1572 में। मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाने वाला राय सिंह। मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाने वाला राय सिंह। मुगल दरबार का स्तंभ काबुल, बिहार, इसका सूबेदार भी रहा है। पत्थर मारोली कहाँ की है? तो पत्थर मारोली कहाँ की? भीलवाड़ा, ब्यावर, सोहमादपुर, बाड़मेर। तो पत्थर मारोली बाड़मेर। महावीर जी की लठ मारोली कहाँ की है? करौली की। महावीर जी की लठ मारोली कहाँ है? करौली की। पत्थर मारोली कहाँ की है? बाड़मेर। ये 2-3 होली को प्रकार है, ध्यान रखना। खा खालसा खाकी नागा संप्रदाय के किस संप्रदाय के भाग है? तो रामसनेही संप्रदाय, दादू, चरणदासी, लालदासी। तो खालसा खाकी नागा ये कौन से हैं? दादूपंथी है। और नागा शाखा इसका किसने प्रचार किया मित्रों? सुंदरदास जी खंडेलवाल ने। किसने? संत सुंदरदास जी ने। संत सुंदरदास जी ने। संत रजब जी पठान जीवन भर दुल्हे के भेष में रहे थे। और दादू की अधिकतर जो रचनाएं हैं ढूंढाड़ी भाषा के अंदर है। दादू वाणी या हरड़े वाणी के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल ने अपने उपदेशों से अकबर को भी प्रभावित किया था दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये इसके 50% थे। देख रहा हूँ कोई प्रश्न छूट नहीं गया हो। तो ये दोस्तों मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया था ताकि आपको ये जानकारी मिले, क्योंकि बहुत से भाई बहन हैं जिनको डर लगता है इस बोर्ड से। तो मैं ये वीडियो में लेके आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपरों के। अगर आपको ये अच्छा लगता है, मेरे द्वारा कोई बताई गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।